एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। आज हम बेटा 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 61 डिस्कस करेंगे। यू नो स्टूडेंट्स, हम हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे थे और लास्ट टाइम हमने उसके टेस्ट और सेल्फ भी कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम जो बाकी पोर्शन हमारा रह गया था थोड़ा बहुत, आज उसको हम डिस्कस करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबके पास टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 94 होना चाहिए। 94 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है। सब स्टूडेंट्स के पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, पेन होना चाहिए। ये सोसाइटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है आज हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें टॉपिक है बेटा पेज नंबर 94 पे आपके पास हाइड्रोकार्बन्स एज फ्यूल, ठीक है। तो इसमें ये बताना है कि हाइड्रोकार्बन्स एज फ्यूल यूज़ कैसे होते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा भी था, आपको याद होगा। हमने इसके बारे में, अगर याद हो आपको, हाइड्रोकार्बन्स, आपको पता है अल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन्स, और आपको ये भी पता है कि अल्केन्स में से जो सिंपलेस्ट अल्केन है दैट इज़ मीथेन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स तो वैसे बहुत ज़्यादा हैं, उसमें अल्केन्स भी, अल्कीन्स भी, अल्काइंस भी, सारे के सारे ये तो हाइड्रोकार्बन्स हैं वैसे। लेकिन जो हमने पढ़ा था फ्यूल के तौर पे, याद होगा, अल्केन्स यानी मीथेन है। मीथेन को हम फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं। कैसे? जब हम इसकी कंबस्टन करते थे, आपको याद होगा, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया भी था कैसे कि जब हम मीथेन गैस को बर्न करते हैं, कंबस्टन मीन आपको पता है बर्निंग प्रोसेस, और आपको ये भी पता है कि बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। जब हम बर्न करते हैं तो क्या बनता है, आपको पता है कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, और उसके साथ ही कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स यानी वाटर वेपर्स भी बनते हैं, ठीक है। और उसके साथ आपको पता होना चाहिए क्या बनता है बेटा, आपको हीट एनर्जी मिलती थी, यानी अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी। जस्ट हीट लिख दें या हीट एनर्जी लिख दें, एक ही बात है, ठीक है। बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को। बैलेंस कैसे करना है इसको, कार्बन इधर 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2, यहाँ 2 एंड 1, यहाँ 3 है। हाइड्रोजन को देखें कितने हैं, 4, यहाँ पर कितने हैं, 2, यहाँ को 2 से मल्टीप्लाई कर, जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे, 4 हो गए। तो बेटा यहाँ पर देखें ऑक्सीजन 2 हैं, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब ये जैसा कि हमने पहले कंबस्टन में पढ़ा था। तो ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर्स एंड हीट एनर्जी। आपने ये भी पढ़ा था कि इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, आप जो भी इसको कहना चाहें आप इसको कह सकते हैं। हमने केमिकल रिएक्शन कराया है तो हम कह देंगे दिस इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। ये क्यों, इसकी वजह, क्योंकि अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड, अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज़ रिलीज्ड, अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है या a lot of heat energy is released during this process, right। तो ये important short question है बेटा, आ जाता है पेपर में, आ भी चुका है एक दफ़ा। क्या क्वेश्चन ये होता है कि how hydrocarbons are used as fuel, या क्वेश्चन आ सकता है why hydrocarbons are used as fuel, या क्वेश्चन आ सकता है why alkanes are used as fuel। तो आप उसमें ये लिखते हैं, क्लियर। हाँ,
तो इसको ज़रा रीड करते हैं। पेज नंबर 94 पे देखें, हाइड्रोकार्बन एज फ्यूल। तो इसको पढ़ लेते हैं बेटा। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्यूल, यानी उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये सारे हाइड्रोकार्बन हैं ना, आर हाइड्रोकार्बन्स। व्हेन हाइड्रोकार्बन्स आर बर्न्ड इन एयर द रिएक्शन इज कॉल्ड कंबस्टन। अच्छा, इसमें क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, ये क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं, व्हाट इज कंबस्टन, या ये दे सकते हैं कि राइट द कंबस्टन ऑफ अल्केन्स। ये क्वेश्चन भी दे सकते हैं, राइट द कंबस्टन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, राइट, कोई भी दे सकते हैं, मतलब कहीं कंबस्टन के रिलेटेड भी वो बात कर सकता है। वो लिख सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंबस्टन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, कंबस्टन ऑफ अल्केन्स, या वाई अल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल, ये भी क्वेश्चन है, वाई अल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल। ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखिए, ये एक्सरसाइज का आपके पास पेज नंबर आपके पास है बेटा 99। तो इसमें देखें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, वाई द अल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल। तो उसमें भी आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे हमने यही चीज़ बिल्कुल आपको याद होगा, हमने पढ़ी थी 86 पेज पे, वहाँ भी मैंने ये क्वेश्चन आपको बनवाया था, नहीं तो आप वहाँ से मार्क कर लें कि अल्केन्स बर्न, वो ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, वाई हाइड्रोकार्बन्स आर यूज्ड एज फ्यूल, या हाउ हाइड्रोकार्बन्स आर यूज्ड एज फ्यूल। जी, व्हेन हाइड्रोकार्बन्स आर बर्न्ड इन द एयर इन द रिएक्शन इज कॉल्ड कंबस्टन। इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? एज इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट। दिस बेसिक कंबस्टन रिएक्शन इज, ये रिएक्शन दिया गया है, कुछ बुक्स में मिस्टेक है, ये जो 2 है ना बुक्स में, कुछ बुक्स में ना यहाँ पे लिखा हुआ है, एरो के ऊपर 2 लिखा हुआ है, ये बिल्कुल गलत है बेटा, इसको ठीक कर लें। अगर किसी के पास ऐसा लिखा हुआ है तो बिल्कुल गलत है, 2 बेटा एरो के ऊपर नहीं आएगा, वो एक्चुअली मतलब कंपोजिंग में मिस्टेक हो जाती है, 2 यहाँ पे आएगा, 2O2, ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन, यहाँ पर कोई 2 नहीं आता, ये गलत है, ये ठीक कर लें इसको। अगर किसी बुक में गलत लिखा हुआ है तो, अगर ठीक लिखा हुआ है तो ऑल राइट। जी, द हीट एनर्जी, ये इक्वेशन के बाद दस प्रोड्यूसेस इज यूज्ड टू मीट नीड्स ऑफ एनर्जी इन होम्स, ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज इन इंडस्ट्रीज, राइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, देखिए, हाइड्रोकार्बन्स एज फीड स्टॉक इन इंडस्ट्री, यानी फीड स्टॉक के तौर पे भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, एज फीड स्टॉक इन इंडस्ट्री। यानी कौन कौन से स्टॉक ऐसे हैं जिसको हम स्टोर करते हैं और आगे हम उसको यूज़ करते हैं एज फीड स्टॉक, एज फीड स्टॉक in industry, in industry जी, इंडस्ट्री में बेटा हाइड्रोकार्बन्स को कहाँ कहाँ यूज़ किया जा रहा है फीड स्टॉक के तौर पे, यानी हमारे यूजेस के लिए, डेली लाइफ के यूजेस के लिए, कमर्शियल लेवल पे इनको कैसे यूज़ किया जाता है, इनको कैसे सिंथेसाइज किया जाता है। नोट्स यूनिक नोट्स में बेटा पेज नंबर आपके पास है 88, यानी 88 पेज नंबर है यूनिक नोट्स में। नोट्स में बेटा आपके पास पेज नंबर है 88। राइट अ डिटेल नोट ऑन हाइड्रोकार्बन्स एज फीड स्टॉक इन इंडस्ट्री। हाँ जी, तो देखिए बेटा ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, इसको भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट ओनली यूज्ड एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स और इंडस्ट्रीज, दे आल्सो एक्ट एज रॉ मटेरियल इन मैनी इंडस्ट्री। अब आपको आइडिया होगा फीड स्टॉक का मतलब यही होता है बेटा कि बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को सिंथेसाइज करने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करना, उसको हम टर्म बोल देते हैं फीड स्टॉक इंडस्ट्री, ठीक है। यानी इनको हम आम तौर पर कोई भी चीज़ सिंथेसाइज करनी है, स्टार्टिंग मटेरियल जो हमारा होता है उसके तौर पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री,
डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। नंबर 1, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। बेटा पेट्रोकेमिकल नाम से जाहिर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो भी इसी में आएंगे, और जो हम पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते हैं, आपको पता है पेट्रोलियम, उससे कौन कौन से केमिकल्स हम आगे बनाते हैं, चीज़ें बनती हैं उससे, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। यानी हाइड्रोकार्बन्स को पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इसको क्या किया जा रहा है बेटा, यूज़ किया जा रहा है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। कैसे यूज़ होते हैं वो डिस्कस करते हैं। देखिए, हाइड्रोकार्बन्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, यानी कौन कौन से, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है बेटा, क्लियर होगी बात। यानी कि इनको आमतौर पर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को क्या कहा जाता है, हम जो मैंने बात की है पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, क्योंकि पेट्रोलियम से रिलेटेड है। क्योंकि जहाँ से आपको पेट्रोलियम मिलता है ना, पेट्रोलियम के बिल्कुल ऊपर जो एक आपको काफ़ी सारी क्वांटिटी में गैसियस प्रोडक्ट मिलता है, यानी नेचुरल गैस भी मिलती है, इसीलिए इसको पेट्रोकेमिकल्स कहा गया। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पेट्रोकेमिकल्स आर, उसमें कौन कौन से केमिकल आ जाते हैं बेटा। ठीक है, यानी हमने ये बात यहाँ पे करनी है, ये क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन पेट्रोकेमिकल्स या व्हाट आर पेट्रोकेमिकल्स, तो उसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। कौन सी, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, यानी आप ये कह सकते हैं कि पेट्रोकेमिकल्स दोज केमिकल्स, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका रॉ मटेरियल कौन सी चीज़ हो, या तो पेट्रोलियम हो या क्या हो बेटा, नेचुरल गैस। ये दो चीज़ें किसके तौर पे यूज़ हो रही हूँ, रॉ मटेरियल के तौर पे। यानी ऐसे केमिकल्स जिनका रॉ मटेरियल पेट्रोलियम हो या नेचुरल गैस हो, इसको रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करने से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, इन चीज़ों को रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करने से जो आपको क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा, वो कहलाएगा क्या बेटा, पेट्रोकेमिकल। यानी पेट्रोकेमिकल नाम से जाहिर है पेट्रोलियम से है, जिसका जो पेट्रोलियम से बने या नेचुरल गैस से बने उसको हम बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम पेट्रोलियम को या नेचुरल गैस को यूज़ करें तो कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं, अब वो प्रोडक्ट भी हमने बारी बारी डिस्कस करने हैं। पहली बात उसने कौन सी बोली है, कहा है कि जी मिथाइल अल्कोहल, यानी अल्कोहलिक प्रोडक्ट जितने भी हैं, चाहे वो मिथाइल अल्कोहल है, चाहे वो इथाइल अल्कोहल है, इसको हम आम तौर पर एथेनॉल भी कहते हैं, इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, हाँ जी, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, फॉर्मिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इथाइलिन, ठीक है, ब्यूटाडाइन, बेंजीन, टोल्यूइन, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। ये किससे बनते हैं, इनका रॉ मटेरियल, इन तमाम चीज़ों का रॉ मटेरियल क्या है बेटा, या पेट्रोलियम होता है या नेचुरल गैस। इसीलिए इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, प्लास्टिक इंडस्ट्री। प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। प्लास्टिक इंडस्ट्री, जी, प्लास्टिक इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होते हैं बेटा, डिस्कस करते हैं अभी। हाँ जी बेटा, हाइड्रोकार्बन्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ लार्ज वैरायटी ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स जितने भी हैं कॉल्ड प्लास्टिक्स, और उनको क्या बोलते हैं हम, प्लास्टिक बोलते हैं। लाइक पॉलीथीन एंड पॉलिस्टर, जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी किस में आ जाती हैं, प्लास्टिक में। लेकिन क्योंकि ये सिंथेटिक हैं, ये नेचुरल चीज़ें नहीं हैं बेटा। दीज कैन गिव एनी शेप व्हेन सॉफ्ट एंड ऑन हार्डनिंग मेक अ ड्यूरेबल आर्टिकल टू बी यूज्ड इन कॉमन लाइफ। हम चाहें तो इनसे सॉफ्ट चीज़ें भी बना सकते हैं और इनसे हार्ड चीज़ें भी बना सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह के आप प्लास्टिक देखते हैं, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक भी होता है, सॉफ्ट प्लास्टिक भी होता है,
और हार्ड प्लास्टिक भी होते हैं। क्लियर? वो सारी की सारी चीज़ें, यानी उसकी क्वालिटी वाइज उसको हम बना सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल क्रॉकरी आइटम्स देखिए आप, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कप्स, गिलास, जग, प्लेट्स, स्पून्स, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर आइटम्स में देखिए अगर आप कौन कौन सी चीज़ें, आपको पता है पहले तो ये सारी की सारी चीज़ें मतलब वुडन चेयर हम यूज़ करते थे, वुडन टेबल यूज़ करते थे, लेकिन स्टूडेंट्स आपको पता है आजकल वुडन चीज़ों की, लकड़ी की बनी हुई चीज़ों को रिप्लेस कर दिया है किसने, प्लास्टिक आइटम्स ने। हम मोस्टली देखें प्लास्टिक चेयर हमारे घर में होती है, प्लास्टिक टेबल हम रख देते हैं। इसके अलावा मतलब बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जो कि पहले या तो मेटल्स के होते थे या वुड के बने हुए होते थे, लेकिन आजकल जो है वो प्लास्टिक के आ गए हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इवन प्लेट्स वगैरह भी प्लास्टिक की आ गई हैं, स्पून वगैरह भी प्लास्टिक के बनने लग गए हैं अब सारी चीज़ें। ठीक है, अच्छा उसके बाद फर्नीचर में चेयर, टेबल, स्टूल, उसके बाद ऑटोमोबाइल पार्ट्स में वो भी सारे के सारे इसी में आ गए हैं, इलेक्ट्रिक एंड सीवेज आइटम्स, ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ अदर हाउस होल्ड आइटम्स। क्लियर, ये सारी की सारी चीज़ें। नंबर 3, रबर इंडस्ट्री। वो प्लास्टिक इंडस्ट्री थी, अब इसके साथ ही एक और इंडस्ट्री क्या है, कौन सी बेटा, रबर इंडस्ट्री। सिंथेटिक रबर भी बनाया जाता है बेटा, रबर इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं इसको। ठीक है ना, सॉफ्ट रबर भी होता है, हार्ड रबर भी होता है, रबर को बहुत सारी चीज़ों को में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देखिए हाइड्रोकार्बन्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर की बात हो रही है, यानी आर्टिफिशियल, मैन मेड, जो इंडस्ट्रीज़ में बनाया जाता है। सच एज एसिटाइलिन इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर ब्यूटाडाइन रबर यूज फॉर मेकिंग फुटवेयर, टायर्स एंड टॉयज़। आपको पता है बेटा ये सारी की सारी चीज़ें उसमें हैं, टॉयज़ वगैरह होते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, आप देखते हैं वो भी रबर के बने होते हैं, और गाड़ियों के टायर्स वगैरह आप देखते हैं वो भी रबर के बने होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि उनका कलर ब्लैक क्यों होता है, याद होगा आप कार्बन ब्लैक यूज़ करते थे उसमें। ठीक है, कार्बन ब्लैक यूज़ करते थे, जिससे क्या होता है वो एज अ फिलर भी यूज़ होता है उसमें, और मैंने बताया था कि उसको मजबूत करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथनेस के लिए यूज़ करते थे हम उसको, वेल्कनाइजेशन के लिए, इस वजह से उसका कलर ब्लैक होता था। फुटवेयर भी आपको पता है मतलब, और उसके अलावा सिमिलरली अ गुड क्वालिटी रबर नियोप्रीन, सबसे अच्छी क्वालिटी है, MCQs भी आ सकता है ये, विच इज़ द गुड क्वालिटी ऑफ रबर, नियोप्रीन, ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन भी रबर है, लेकिन क्लोरोप्रीन की क्वालिटी इतना ज़्यादा अच्छी नहीं है जितना कि नियोप्रीन की है। ठीक है, मतलब डिफरेंट कैटेगरी के हैं। क्लोरोप्रीन को डिफरेंट चीज़ों में, स्पेसिफिक चीज़ों में यूज़ करते हैं, और नियोप्रीन को स्पेसिफिक चीज़ों में यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। ये रबर भी हो गया, प्लास्टिक भी हो गया। नंबर 4 पे आ गए सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। बट आपको पता है आजकल नेचुरल फाइबर की बजाय सिंथेटिक फाइबर यूज़ हो रहा है। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर को भी सिंथेटिक बनाया जा रहा है। कौन कौन सी चीज़ें हैं उसमें देखिए, डिस्कस करते हैं इसमें हम। हाइड्रोकार्बन्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर सिंथेटिक फाइबर्स लाइक नायलॉन वगैरह हो गया। ठीक है, और उसके बाद रेयॉन, ये भी इसकी ही टाइप है फाइबर की। पोलिस्टर आपने देखा होगा, और आजकल तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर चीज़ें इन्हीं से बनाई जा रही हैं, सिंथेटिक फाइबर से बनाई जा रही हैं। हत्ता कि जो हम क्लॉथ्स, कपड़े वगैरह हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, इनमें भी आजकल नेचुरल फाइबर के बजाय सिंथेटिक फाइबर मिक्स करने लगे हैं। ठीक है, वो होता है इनके। अच्छा, उसके बाद दीज फाइबर्स हैव बेटर क्वालिटीज़ लाइक ग्रेटर स्ट्रेंथ, गुड इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबल होते हैं ये, रेजिस्टेंस टू वेयर एंड टेयर, ये जल्दी से ख़राब नहीं होती, यानी इसमें सिंथेटिक फाइबर यूज़ हो जाए तो वो चीज़ें जल्दी से ख़राब नहीं होती। आमतौर पर आप देखते हैं कि हम बैग्स वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो आमतौर पर जो हम बैग वगैरह यूज़ करते हैं तो आपने नोट किया होगा कि उसमें कोई ज़रूरी तो नहीं कि सारे के सारे बैग्स जो हैं वो लेदर के बने हों। जो लेदर के बैग नहीं होते उसके अलावा बने होते हैं, उनमें सिंथेटिक फाइबर होता है।
ठीक है बेटा। तो वैसे तो शूज़ वगैरह में भी मतलब फिर इसकी क्वालिटी यूज़ होने लगी है, मतलब इसमें हम कहते हैं कि कुछ रबर के आइटम्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं इसमें, लेकिन सिंथेटिक फाइबर को वहाँ भी यूज़ किया जा रहा है। मोस्टली प्लास्टिक आइटम्स लाइक बैग्स वगैरह इसमें ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सो क्लॉथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर लॉन्ग लास्टिंग देन दैट ऑफ नेचुरल फाइबर्स, वो ख़राब नहीं होते जल्दी। नेक्स्ट, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, नेचुरल डिटर्जेंट्स भी होते हैं बेटा, लेकिन सिंथेटिक जो आजकल इंडस्ट्रीज़ में बनाए जा रहे हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, जितनी भी किस्म के डिटर्जेंट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं बेटा, मतलब उस तमाम के तमाम मतलब उसमें आप कह सकते हैं कि सर्फ एक्सल बनाया जा रहा है, एरियल बनाया जा रहा है, जितने भी किस्म के और दूसरे डिटर्जेंट्स हैं वो सारे के सारे इसी में आते हैं, ठीक है। वो सिंथेटिक या आर्टिफिशियल ही है ना जी। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम आर यूज्ड टू मेक सिंथेटिक डिटर्जेंट्स एंड वॉशिंग पाउडर्स, मैंने बता दी है, डिटर्जेंट्स हो गए और ये वॉशिंग पाउडर हो गए, सारे के सारे इसी में आ जाते हैं, ठीक है। दीज डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सिंथेटिक डिटर्जेंट्स या डिफाइन सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी, कौन सी, दीज डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, इसमें अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स होते हैं। नेक्स्ट क्या होता है इसमें, दीज डिटर्जेंट्स हैव बेटर एंड स्ट्रॉन्गर क्लीनिंग प्रॉपर्टीज देन दैट ऑफ सोप्स, ठीक है, ये भी सारे के सारे उसी में आ जाते हैं। यानी सोप से इनका एक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, सर्फ एक्सल वगैरह हम यूज़ करते हैं जो। दे कैन बी यूज्ड इवन इन हार्ड वाटर, हार्ड वाटर जो होता है जो सॉफ्ट नहीं होता, मतलब आप कह सकते हैं सी वाटर हो गया, लेक्स का वाटर हो गया, उसमें भी इसका एक्शन होता है, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम जितने भी किस्म के हम आजकल डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं क्लीनिंग पर्पसेस के लिए या वॉशिंग पाउडर यूज़ करते हैं, तमाम के तमाम सिंथेटिक हैं। उसके बाद पेज नंबर 95 पे हैं ज़रा, 95 पेज के ऊपर स्किल्स दी हुई हैं यहाँ पर, बड़ी ये बात, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चलता है बेटा। ये लॉन्ग क्वेश्चन बना हुआ है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं, वो हमने सारी चीज़ें तैयार करनी है क्योंकि आपको पता है बेटा पेपर में कुछ भी आ सकता है, ठीक है जी। तो बेटा अब नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करते हैं। पेज नंबर, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 95 है हमारे पास, यूनिक नोट्स का पेज नंबर 88 ही है जी। वहाँ पर अब स्किल्स दी हुई हैं, जी स्किल्स हैं बेटा, कौन कौन सी, यहाँ पर कौन सी स्किल्स यहाँ डिस्कस की गई हैं वो हम पर देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट वो हम डिस्कस करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, बेटा अल्कोहल में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मिथाइल अल्कोहल भी है, इथाइल अल्कोहल भी है, प्रोपाइल अल्कोहल भी है, लेकिन यहाँ पर जो बात डिस्कस की गई है ना, आमतौर पर जो ज़्यादातर कॉमनली हम अल्कोहल की बात करते हैं दैट इज़ इथाइल अल्कोहल। यहाँ पर इथाइल अल्कोहल की बात करेंगे हम यहाँ पर इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो कि कितना है आपको भी पता है, पहले हमने 9th में भी पढ़ा था ना बॉइलिंग पॉइंट में एग्जाम्पल में 78 डिग्री सेल्सियस। ये इम्पोर्टेंट MCQs भी है, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, नोट कर लें, लिख लें साथ जी। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन अल्कोहल इन इथाइल अल्कोहल एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग अ सेटअप एज शोन इन फिग। अब बेटा वो कहते हैं कि उसको अगर चेक करना है ना आपने, ठीक है, आप उसको चेक भी कर सकते हैं। वैसे तो मैंने बोल दिया है 78 है यहाँ पे MCQs की टाइप के लिहाज से, तो वो कहता है कि लेकिन अगर चेक करना हो कि कितना है तो हम कैसे चेक करेंगे उसको। देखिए उसके लिए यहाँ पर एक ऑपरेटस आपको दिखाया गया है, इस ऑपरेटस का नाम है बेटा डिस्टिलेशन ऑपरेटस, लिख लें। ये कौन सा प्रोसेस है,
डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है ये। और ये अपरेटस कौन सा है हमारे पास, डिस्टिलेशन अपरेटस होता है बेटा हमारे पास, यहाँ पर दिखाया गया है। उसका तमाम का तमाम सेटअप जो यहाँ पर है वो बस एक्सप्लेन कर दिया गया है। ये डिस्टिलेशन अपरेटस है हमारे पास। क्लियर जी। तो डिस्टिलेशन अपरेटस में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसे इसको मतलब एडजस्ट करना है, इसको कैसे इसको ठीक करना है, तो वो हमने यहाँ पर बताना है। तो देखें यहाँ पर बेटा आपके पास टेक्स्ट बुक में इसका डिस्टिलेशन अपरेटस सेट करके दिखाया गया है। इसमें सबसे पहले नेम आपको बताता चला हूँ। देखें डिस्टिलेशन फ्लास्क, जो फ्लास्क दिखाई गई है आपको, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क होती है। इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में कौन सी चीज़ होती है बेटा, बॉइलिंग चिप लगी हुई है। बॉइलिंग चिप के ऊपर आपके पास पता होना चाहिए क्या लगा हुआ है, बॉइलिंग चिप होती है, उसके ऊपर इसको फ्लास्क को रखा जाता है। ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें इसको एडजस्ट किया गया है वाटर बाथ में। वाटर बाथ है, उसमें वाटर है सारा का सारा, एक बीकर टाइप बना हुआ है, उसके अंदर इसको रखना है ताकि ये डैमेज ना हो। अच्छा, उसके बाद उसके नीचे चिप होती है, चिप के ऊपर ही सारी चीज़ें उसमें एडजस्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद उसके ऊपर देखें थर्मामीटर लगा हुआ है, बाकी फ्लास्क कवर्ड होती है, उसमें सिर्फ थर्मामीटर डिप किया होता है ताकि टेम्परेचर नोट कर सकें कि किस टेम्परेचर पे एथाइल अल्कोहल बॉयल होती है। ठीक है। और उसके राइट साइड पे देखें आपके पास ये ऑप्शन बना हुआ है इसका, इस सारे का जो एडजस्ट किया हुआ है डिस्टिलेशन फ्लास्क के साथ कंडेंसर लगा हुआ है, कंडेंसर अटैच है, कंडेंस करता है। और उसका कनेक्शन आगे फिर किसके साथ है, एक कोनिकल फ्लास्क के साथ है। ठीक है। और इसमें देखें टैप वाटर इन भी हो रहा है और टैप वाटर आउट भी हो रहा है। ये पूरा इसका एक मैकेनिज़्म होता है बाकायदा। खैर इसको हम डिटेल में, वैसे एक्सपेरिमेंट इसका होगा कि जब प्रैक्टिकल्स करेंगे उसमें भी हम इसको डिस्कस करेंगे, वहाँ पर बाकायदा एक्सपेरिमेंट है, वहाँ पे आपको हम डिस्टिलेशन ऑपरेटर्स दिखाएंगे भी सही और परफॉर्म भी करके दिखाएंगे और आप लोग खुद भी इसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो बेटा इसको चेक करने का तरीकाकार बताया गया है। इसको वाटर में डिप करना है और फिर इसको आपने नीचे बर्नर लगा हुआ है, इसको हीट करना है। डिस्टिलेशन फ्लास्क में आपने इथाइल अल्कोहल ऐड कर देनी है और ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, ठीक है, आपने सारी एडजस्टमेंट करने के बाद अब डिस्टिलेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। ठीक है, डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो डिस्टिलेशन कैसे होगी, व्हेन अल्कोहल इज हीटेड। अब ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आप क्या करेंगे, हीट करेंगे। जैसे ही आप हीट प्रोवाइड करेंगे, आपको पता है कि जो डिस्टिलेशन फ्लास्क आपने रखी है वो किस में है, वो वाटर में है। यानी आपके पास जो डिस्टिलेशन फ्लास्क रखी हुई है ये वाटर बाथ है आपके पास, इसमें सारा का सारा वाटर है। ठीक है, ये सारा का सारा वाटर बनाया हुआ है ये। अब इसमें डिस्टिलेशन फ्लास्क आपने रखी हुई है, तो डिस्टिलेशन फ्लास्क अगर आपने रखी हुई है तो जाहिर सी बात है वाटर में पहले वाटर ही हीट होगा ना। ये आपके पास डिस्टिलेशन फ्लास्क, ठीक है, डिस्टिलेशन फ्लास्क होती है आपके पास, यानी लाइक दिस। बाकी प्रैक्टिस में शो नहीं कर रहा। इस डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर जो है ये अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल ये। अब ये साइडों में वाटर है। अब जब आपने हीट करना है इसको, जैसे ही आप इसको हीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बर्नर, चलिए मैं बेटा इसमें कैंडल बना देता हूँ बर्नर की बजाय। ठीक है, ये कैंडल है, आपने इससे हीट करना है इसको, वैसे आपने बर्नर ही यूज़ करना है। ये जैसे आप इसको हीट करेंगे तो पहले हीट किसको मिलेगी, वाटर को ही मिलेगी ना। ये वाटर है, इधर साइडों पे सारा वाटर है। अब वाटर का तो आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब वाटर को जैसे जैसे हीट करेंगे आप नोट करेंगे, वो ये कहता है कि जैसे जैसे आप उसको हीट करते जाएंगे, ऊपर थर्मामीटर लगा हुआ है, आप उसको चेक भी कर रहे होंगे टेम्परेचर कैसे कैसे राइज़ कर रहा है। यहाँ पे एडजस्टमेंट होती है, इसको स्टॉपर से बंद किया होता है
और थर्मोमीटर यहाँ पे अटैच होता है, यहाँ पे थर्मोमीटर लगा होता है, इसके ऊपर रीडिंग शो हो रही होती है, आपको भी पता है। ये कहते हैं जैसे जैसे आप इसको हीट करेंगे आप नोट करेंगे कि टेम्परेचर राइज होना शुरू हो गया है, और जैसे ही टेम्परेचर आपको पता होगा, टेम्परेचर थर्मामीटर पे जैसे ही 78 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, आप देखेंगे, आप नोट करेंगे क्या कि ये जो अल्कोहल है इसके वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे, ये वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये थर्मामीटर तो वैसे ऊपर लगा होता है, मैंने इसको नीचे बना दिया है, इसकी यहाँ तक होता है, इसकी एडजस्टमेंट थोड़ी नीचे होती है, ये मैंने, आप इसको यहाँ से बना दें, ये यहाँ से बेशक इसको बना दें। यहाँ कहते हैं जैसे ही आपके पास देखेंगे टेम्परेचर कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस तक होता है, आप देखेंगे कि ये अल्कोहल वेपराइज होकर यहाँ पे ये कंडेंसर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। कंडेंसर में क्या होता है फिर, कंडेंसर में साइडों से वाटर सर्कुलेट कर रहा होता है, फ्रेश वाटर जा रहा होता है, एक साइड से इन आ रहा होता है, दूसरी साइड से वापस निकल रहा होता है, उसमें घूम के, यानी कंडेंसर एक्चुअली आपके पास एक किस्म का उसमें पाइप लगा होता है लाइक दिस। अब ये जो अल्कोहल यहाँ से निकलता है वो इसके अंदर ही इन होके आगे की तरफ जा रहा होता है, इसके साइडों से यहाँ पे ये सारा ये वाटर होता है, ये कंडेंसर में यहाँ से वाटर सर्कुलेट यहाँ से इन हो रहा होता है, एक साइड से निकल रहा होता है, इन और आउट, ठीक है। उससे क्या होता है कि वाटर जब इस पाइप को टच करता है ना, तो जो आपके पास वेपर्स जा रहे होते हैं ना अल्कोहल के, वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, वो कंडेंस होकर साइड पे कलेक्ट हो जाते हैं। बस ये देख लें, व्हेन अल्कोहल इज हीटेड टेम्परेचर राइजेज अप अंटिल इट रीच अप टू 78 डिग्री सेल्सियस। इसको अंडरलाइन कर लें MCQs के लिए। फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स इवन द हीटिंग प्रोसेस गोज ऑन बट द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। क्योंकि अब जैसे जैसे हीट करेंगे, अब जाहिर है 78 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर मेंटेन होगा, लेकिन उस टेम्परेचर पे क्या होगा, दिस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। इट इज़ टू बी नोटेड दैट टेम्परेचर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द बॉइलिंग प्रोसेस। जब तक सारी अल्कोहल, ये सारी की सारी अल्कोहल इवेपोरेट नहीं हो जाती, जब तक सारी की सारी डिस्टिलेशन फ्लास्क खाली नहीं हो जाती, तब तक ये प्रोसेस जारी रहेगा। 78 डिग्री सेल्सियस तक ये सारी अल्कोहल इधर आ जाएगी, साइड पे कलेक्ट हो जाएगी, नीचे फ्लास्क रखी हुई है, कोनिकल फ्लास्क, देखें अंदर से डिस्टिलेशन फ्लास्क के साथ जो कंडेंसर अटैच है ना, उसके साथ एक पाइप लगा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये क्लियर, वो पाइप की एडजस्टमेंट उसके साथ अटैच हो जाती है, बिल्कुल सेम। यहाँ से जैसी डिस्टिलेशन फ्लास्क से अल्कोहल आती है वो पाइप में जाती है और वहाँ जाकर आगे फ्लास्क में गिरना शुरू हो जाती है, वहाँ पर अल्कोहल कलेक्ट हो जाती है और सारी की सारी अल्कोहल बॉयल होके डिस्टिल होके साइड पे जाती है। ये था, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपका, कि यानी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन भी बना के देना चाहें तो दे सकते हैं ये, ठीक है। ये भी हो गया हमारा बेटा, ये छोटी छोटी बातें थी जो कि हमने डिस्कस की। अब ज़रा आ जाएँ तमाम बच्चे MCQs पेज नंबर हमारे पास है 97 टेक्स्ट बुक का। MCQs भी बेटा इसके हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज MCQs ये मार्क करते जाइएगा साथ साथ, नोट्स में आपके पास सॉल्व्ड है, लेकिन उसके साथ साथ आपने मार्क भी करते जाने हैं, ठीक है। ये मैं आपको भी मार्क करवा देता हूँ और साथ साथ हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज MCQs है, पेज नंबर 97 है हमारे पास, पेज नंबर टेक्स्ट बुक का 97। और यूनिक नोट्स में हमारे पास MCQs के लिए पेज नंबर है, मैं आपसे बेटा बता देता हूँ आपको, हमारे पास पेज नंबर है 99, हाँ जी 99 पेज नंबर है हमारे पास। ये 88 था, वहाँ पर 99 है, ठीक है। एक्सरसाइज के MCQs हम आज डिस्कस करेंगे। ये बेटा साथ साथ आपने मार्क करने हैं, हम समझेंगे भी सही इनको, सिर्फ आंसर ही नहीं याद रखना, उसकी लॉजिक भी पता होनी चाहिए। एक्सरसाइज MCQs जी, पेज नंबर 97 है बेटा सबके पास, लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पुट अ टिक ऑन द करेक्ट आंसर। लेकिन मैं अक्सर स्टूडेंट्स से ये कहता हूँ कि सर्कल किया करें, ठीक है। बेशक टिक लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि वो आपकी आदत बनी होती है, पेपर में आपने बबल्स ही फिल करने होते हैं ना, इस वजह से। खैर जी, इसको बड़ा डिस्कस करते हैं हम। आपके पास आंसर तो बुक में हैं ही सही, नोट्स में, लेकिन आप टेक्स्ट बुक पे भी मार्क कर लें।
जी बेटा क्या लिखा हुआ है, पहला MCQs है, MCQs नंबर 1 हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग दीज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स वुड हैव नो इफेक्ट ऑन द एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन। ये पहला MCQs बेटा वो ये कहता है कि ब्रोमीन, एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन का मतलब क्या है, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर किन चीज़ों के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, नो इफेक्ट। वो आपको पता है सैचुरेटेड के साथ रिएक्शन नहीं करता, अनसैचुरेटेड के साथ तो रिएक्शन करता है, ठीक है। तो उसका ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा मीथेन, क्योंकि मीथेन आपको पता है सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड नहीं है। बाकी जितने भी दिए हुए हैं देख लें आप, अनसैचुरेटेड है, ठीक है। हाँ, कैसे पता चलेगा बाकियों का, क्योंकि फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप, CnH2n+2 एल्केन के लिए, अल्कीन के लिए CnH2n और अल्काइन के लिए CnH2n-2 वो फार्मूला। लेकिन ये किसको फॉलो कर रहा है, ये CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है। कैसे, n का मतलब होता है नंबर ऑफ़ कार्बन, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं, 1। आप इस फार्मूले में 1 पुट कर दें n की जगह, C यहाँ पर 1, H2 × 1+2 सॉल्व करें, C 1 वैसे लिखा नहीं जाता आपको पता है, 2 1 2 2 + 2 4, हाइड्रोजन कितने आएंगे 4, ये देखिए। तो ये सैचुरेटेड वाले जनरल फार्मूले को फॉलो कर रहा है, और बाकी जितने भी दिए हुए हैं ना वो अनसैचुरेटेड को फॉलो कर रहे हैं, या तो अल्कीन की, कुछ अल्कीन को करेंगे फॉलो और कुछ अल्काइन को करेंगे फॉलो। तो खैर आपको पता होना चाहिए, पहले का ए ऑप्शन था बेटा। उसके बाद दूसरा MCQ हमारे पास क्या है, इफ़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ 4 कार्बन एटम्स ऑल सिंगली बॉन्डेड, अभी बात हो रही थी बेटा, 4 कार्बन है, यानी कि n कितना है 4, MCQ नंबर 2 में बता रहा है वो। हाँ, n अगर 4 है तो हैं भी सिंगल बॉन्ड, यानी सैचुरेटेड वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। अच्छा, इट विल हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट 1, यानी कि सारी बातें ठीक है, एक बात गलत है, कौन सी, इट विल बी सैचुरेटेड, ये तो ठीक है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। नंबर 2, इट विल हैव 8 हाइड्रोजन एटम्स, ये बात, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन दूसरे का। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन काउंट कर लें आप, 2 से ज़्यादा होंगे। कैसे, n की जगह 2 पुट करें, 4 पुट करें ज़रा, क्योंकि सैचुरेटेड का ये फार्मूला है ना, सिंगल बॉन्ड जो है, सिंगल बॉन्ड वाले का जनरल फार्मूला ये होता है ना, CnH2n+2, पुट करें ज़रा, 2 × 4 + 2 सॉल्व करें, C4 H 4 2 8, 8 + 2 10, हाइड्रोजन तो 10 आ रहे हैं जबकि वो कह रहा है 8 आ रहे हैं, तो गलत है ना, तो हमने उसका आंसर बी लगाना है, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने आपको सॉल्व भी कर दिया, बी ऑप्शन है दूसरे का, दूसरे MCQs का बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन कौन सा, इट विल है 8 हाइड्रोजन वाला, ये बात गलत है, तो उसने भी ही पूछी थी। नंबर 3, द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, ए ऑप्शन, ये आपको पता है बेटा, आप पढ़ चुके हैं, कौन सा, जिंक ओवर, आपको डाइल्यूट HCl लिखा होता था, वैसे यहाँ पर HCl लिखा हुआ है, दैट्स ऑल, कोई मसला नहीं। नंबर 4, हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन डज नॉट प्रोड्यूसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग। 4 MCQs का सारी चीज़ें बनाती है, एक चीज़ नहीं बनती। हेलोजिनेशन में आपने पढ़ा था 4 प्रोडक्ट्स बनते थे, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड। उनमें देखें कौन सी चीज़ नहीं बनी थी, कार्बन ब्लैक, सी ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ नंबर 5, इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ अल्केन प्रोड्यूसेस, आपको पता है 2 बातें बनती थी वहाँ पर, नंबर इसमें भी सी ऑप्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक, ठीक है, सी ऑप्शन। 6 MCQs, अल्कीन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड, सी ऑप्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। आपको बेटा पता होगा कि हम अल्कीन्स को कैसे प्रिपेयर करते थे अल्कोहल से, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से। 7 MCQs, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, बी ऑप्शन, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमने पढ़ा था रिएक्शन में, देख भी सकते हैं आप। MCQ नंबर 8, ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन विद KMnO4 प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करती है बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन, देख सकते हैं आप, इथेन ग्लाइकोल, सी ऑप्शन,
इथेन ग्लाइकोल, जिसको हम ये भी बोलते थे 1,2 इथेन डाइओल, याद होगा। तो ये एक्चुअली इथेन ग्लाइकोल है। वैसे अगर वो यहाँ पर ऑप्शन आपको दे देता किस चीज़ का, इथाइलिन ग्लाइकोल या इथीन ग्लाइकोल, वो भी ठीक है। बुक में उसको चाहिए था वैसे, या तो ये लिखता 1,2 इथेन डाइओल, या फिर ये लिखता ना कॉमन नेम जो वहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज़ इथाइलिन ग्लाइकोल। उसको चाहिए था ये लिखता, या उसको चाहिए था वो ये लिखता इथीन ग्लाइकोल। सही ऑप्शन ये होता वैसे, इथीन लिखता या इथाइलिन लिखता, लेकिन खैर ये इथेन डाइओल ही बन गया है। अब 1,2 इथेन डाइओल भी तो है ना, तो यहाँ पर हम वो लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, सी ऑप्शन इसका होगा। 9 MCQs, विच वन ऑफ दीज इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पेज नंबर 98 है बेटा। अब हमारे पास पेज नंबर 98 हो गया टेक्स्ट बुक का जी। सैचुरेटेड कौन सा है बेटा, डी ऑप्शन। कौन सा, C5H12। क्यों, इस फार्मूला लगा लें, कौन सा, ये वाला CnH2n+2 वाला, इसको फॉलो कर रहा है। 5 2 10, 10 + 2 12, तो सैचुरेटेड यही होगा क्योंकि N5 है। नेक्स्ट MCQ नंबर 10, अ हाइड्रोकार्बन हैज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H14। ठीक है, उसने कहा C8H14 उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द नेक्स्ट मेंबर ऑफ सम होमोलोगस सीरीज। बेटा होमोलोगस सीरीज में आपको पता है एक कार्बन बढ़ता है और 2 हाइड्रोजन, जिसको हम आमतौर पे क्या बोलते थे, CH2। होमोलोगस सीरीज उसी को बोलते थे ना हम, जिसमें CH2 का डिफरेंस होता था। तो एक यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, अब कितने हो जाएंगे, 9। हाइड्रोजन 2 बढ़ेंगे, पहले 14 थे, अब कितने हो जाएंगे, 16। तो नेक्स्ट मेंबर यही होगा ना, C9H16। तो वो कहाँ पे हो, कौन से ऑप्शन पे है, बी ऑप्शन पे है। तो 10वें का बी ऑप्शन होगा C9H16, क्योंकि इसका नेक्स्ट मेंबर ये होगा। 8 के बाद 9 कार्बन आएगा और 2 हाइड्रोजन बढ़ेंगे, 14 में 2 ऐड करें 16। नेक्स्ट 12 MCQs, सॉरी 11। What is the molecular formula for the 8 alkane number octane? What is the which is found in petrol? Okay, बेटा 8 की बात कर रहा है। वो कहता है अगर आपके पास अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, अगर वो कहता है 8 हाइड्रोजन हैं तो उसमें 8 कार्बन हैं तो उसमें हाइड्रोजन कितने आएंगे। बेटा अल्केन की बात कर रहा है तो 8 है कार्बन, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 16, और 2 उसमें ऐड करो, 16 + 2 18। तो अगर कार्बन 8 हैं तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 18। क्यों, 8 2 16, 16 + 2 18। अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है ना, और इसीलिए उसका जनरल फार्मूला हम कौन सा अप्लाई करेंगे, CnH2n+2 वाला। तो ये ऑप्शन कहीं पे है, देखिए ज़रा, यस सी ऑप्शन है, C8H18। ये ऑक्टेन का फार्मूला है, पेट्रोल में जो होता है। नेक्स्ट 12, which one of the hydrocarbon react with 1 mole of hydrogen to form a saturated hydrocarbon. What formula of this? जी, वो कहते हैं कि 1 mole of hydrogen फॉर्म अनसैचुरेटेड, यानी पहले कोई चीज़ अनसैचुरेटेड थी, उसमें हमने 1 मोल हाइड्रोजन ऐड किया तो क्या बन गया, वो सैचुरेटेड। तो आप इसका मतलब ये होगा ना कि आपके पास पहले जो चीज़ थी वो क्या थी, अनसैचुरेटेड कंपाउंड था, आपने उसमें 1 मोल हाइड्रोजन ऐड किया। यानी 1 मोल हाइड्रोजन ऐड करने का मतलब वही होगा कि H2 आपने यानी उसकी हाइड्रोजनेशन की एक लिहाज से। इसका मतलब ये होगा ना, व्हाट फार्मूला ऑफ द एक्स का मतलब वही बात, नहीं कि आपके पास हाइड्रोकार्बन था, रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। One of the hydrocarbons react with the 1 mole of hydrogen to form saturated hydrocarbon. What formula of the कैपिटल X? कैपिटल X का मतलब यहाँ पर है कि उस कंपाउंड का फार्मूला क्या था यहाँ पर। अब यहाँ पर कैपिटल X का मतलब हैलोजन नहीं होगा, यहाँ पर वो अननोन सपोज कर लेते हैं कि कैपिटल X, यानी वो कहते हैं क्या होगा, व्हाट फार्मूला ऑफ दैट। तो बेटा वो जाहिर सी बात है वो एक ऐसी चीज़ होगी जो अनसैचुरेटेड हो। अब इसमें अनसैचुरेटेड का फार्मूला कौन सा है,
यानी अनसैचुरेटेड में हम हाइड्रोजन ऐड करें तो वो क्या बन जाता था, सैचुरेटेड। तो वो होगा बेटा, इसमें देखें कौन सा है, बी ऑप्शन, C6H12, ये अनसैचुरेटेड है। क्यों, 6 2 12, ये मतलब अल्कीन है, अल्कीन CnH2n फार्मूला इसको एग्जिस्ट कर रहा है ना, इस फार्मूले को। तो ये अल्कीन का होता है, तो अल्कीन तो अनसैचुरेटेड होते हैं, तो ये ऑप्शन होगा मेरे ख्याल में कौन से नंबर पे है, बी। यानी इसमें अगर हम एक हाइड्रोजन ऐड कर दें मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन गैस का 1 मोल यानी कि H2, ये इसको, इसके नंबर ऑफ मोल्स तो शुरू में लिखे होते हैं ना, तो शुरू में नहीं है कुछ तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इस तरीके से तो आप कह सकते हैं। नंबर 13, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स कैन बी कैरिड आउट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। आपको पता है बेटा, सी ऑप्शन, H2SO4, आपको पता है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है हमारा। नेक्स्ट, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइलिन इज। बेटा एसिटाइलिन की जब हम ऑक्सीडेशन करते थे यानी अल्काइन की, तो एंड में कौन सा प्रोडक्ट बनता था, ऑक्सालिक एसिड, ए ऑप्शन। 14 में ए ऑप्शन, ऑक्सालिक एसिड, याद होगा, नहीं तो देख भी सकते हैं आप लास्ट में जी। अच्छा बेटा, यहाँ पर एक दफ़ा पेपर में आ गया, व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ, यहाँ पर वहाँ पर इथीन पूछ लिया, वो यहाँ पर चेंज भी कर सकता है, ख्याल करना है। ये तो एसिटाइलिन की ऑक्सीडेशन है ना, यानी इसको हम इथाइन बोलते हैं, इथाइन, ये उसकी ऑक्सीडेशन है ना, उससे ऑक्सालिक एसिड बनता है। लेकिन आपको पता है इथीन की ऑक्सीडेशन जब होती थी, इथीन जिसको हम इथाइलिन भी बोलते थे, उसकी ऑक्सीडेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता था, उसका होता था इथीन ग्लाइकोल। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बनता है, ऑक्सालिक एसिड। नेक्स्ट 15, डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड प्रोड्यूसेस एसिटाइलिन। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, आपको बताया बेटा, जिंक मेटल। वैसे वहाँ पर हमने पढ़ा था जिंक डस्ट, मैंने आपको इसकी जब हमने रिएक्शन किया था तो उसमें बताया था जिंक डस्ट, मैंने बोला था जिंक पाउडर होता है। तो 15, तो उसमें जिंक मेटल, तो जिंक है तो मेटल ना, तो यहाँ डस्ट नहीं लिखा हुआ तो जिंक मेटल लिखेंगे हम, बी ऑप्शन, जिंक मेटल, जिसको हम जिंक डस्ट भी बोलते थे। 16 MCQs क्या है बेटा, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, ए ऑप्शन। आपको पता है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कौन देते हैं, अल्केन। 17 MCQs नंबर 17 हमारे पास यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। 17 में क्या है हमारे पास, हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन इज इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट टेक्स प्लेस इन अ सीरीज ऑफ 4 स्टेप्स। बेटा आपको याद होगा CH4 में कितने होते थे, 4 हाइड्रोजन होते थे ना, तो 4 स्टेप्स में रिएक्शन होता था, तो सी ऑप्शन। ठीक है, जबकि ब्राइट सनलाइट में सिंगल रिएक्शन और भी एक्सप्लोजिवली, तो सी ऑप्शन, इन अ सीरीज ऑफ 4 स्टेप्स। 99 पेज पे आ जाएं आप सारे बच्चे, हमारे अब थोड़े से MCQs रह गए हैं, इनको कंप्लीट कर लेते हैं। क्या है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कौन सा है इनमें, बेटा आपको पता है वो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स होता था। ठीक है, सी ऑप्शन। 18 का भी सी ऑप्शन है बेटा, हैलोजिनेशन ऑफ, क्या लिखेंगे हम, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है। 19, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये भी मैंने डिस्कस किया था, आपको याद होगा, HI, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, आयोडीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है किससे, HBr, ब्रोमीन से। और वैसे हमने पढ़ा था इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है किससे, क्लोरीन से, HCl से। लेकिन ये 2 बातें बताई गई हैं पूछिए, HI ग्रेटर देन HBr, तो ये कहाँ पे ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन है बेटा आपके पास, ए ऑप्शन। उसमें HCl की बात नहीं की गई तो हम भी नहीं लिखेंगे, क्या ऑप्शन आएगा, ए, HI ग्रेटर देन HBr। लास्ट MCQs हमारा आज का बेटा, और आज के लेक्चर का भी। ठीक है, वो क्या है बेटा हमारे पास, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स प्रोड्यूस। अल्कीन की ऑक्सीडेशन कौन सी चीज़ पैदा करती है बेटा, अब बात आ गई ना, अल्कीन्स, इथीन क्या है, अल्कीन्स,
अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन से क्या बनता था, ग्लाइकोल, इथीन ग्लाइकोल, या मतलब यहाँ पर जस्ट ग्लाइकोल लिखा हुआ है, बी ऑप्शन। तो 20 MCQs का आंसर क्या होगा, बी, क्या, ग्लाइकोल। ठीक है, तो ये हमारा बेटा MCQs भी कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह कल हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करेंगे। ये था बेटा हमारा आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक, छोटी छोटी बातें थी जो कि हमने डिस्कस की हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छी तरह तैयार करना है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।